जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? मी अनीशा। आज जो है हम पर्सनैलिटी की जो हम साइकोएनालिसिस फ्राइड थ्योरी कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी फ्राइड की थ्योरी है वो काफी बड़ी थ्योरी है जो एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाती है और वो फिर समझ भी नहीं आती है। तो इसको हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे जिससे कि आप सभी को जो है अच्छे से इसकी जो है समझ आ जाए और आप उसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट अपने एग्जाम में भी कर पाओ। तो आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट जो है कर चुके हैं इसके, यानी कि इसके जो दो पार्ट्स हैं इसके उसका टोपोग्राफिकल मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वो हम कर चुके हैं। वो आप वीडियो में चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। देखिए इन्होंने थर्ड दिया था, दो हम कर चुके थे, थर्ड है हमारा डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि जो जीवन की जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो क्या क्या है हमारी। ठीक है, कि जीवन की प्रवृत्ति हमारी क्या है वो उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इन्होंने यहाँ पे तीन बताई है हमारी, तीन जो है हमारी डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी के तीन पार्ट्स बताए हैं। एक है हमारा इंस्टिंक्ट, दूसरी है हमारी एंजाइटी और तीसरा है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट क्या होता है। इंस्टिंक्ट यानी कि हमारी मूल प्रवृत्ति। जो इंस्टिंक्ट है वो हमारे दो तरह के होते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट जैसा कि आपको पता है, लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है, आपकी जीवन प्रवृत्ति यानी कि जीवन जीने की आशा, जीवन जीने की एक जिज्ञासा। सोर्स ऑफ फीलिंग फॉर सर्वाइवल एंड रेशियल प्रोपिगेशन। उन्होंने कहा है जिसमें हमें क्या फीलिंग होती है, अपने जीवन की नक्शा करने की, अपने जीवन को सर्वाइव करने की, अपने जीवन को जीने की। साइके एनर्जी इज कॉल्ड द लिबिडो। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो साइके एनर्जी होती है ना वो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हम लिबिडो। जो हमारी मानसिक ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, लिबिडो है। इरोज, इरोज जो होती है वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपको देखिए एक चीज और होती है, एक होती है थेनाटोज। थेनाटोज जो होती है ना वो हमारी होती है नेगेटिव एनर्जी, और जो इरोज होती है वो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कि यानी इंस्टिंक्ट से ही पता चल रहा है कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो लाइफ इंस्टिंक्ट की बात कर रही है, जीवन के जीने की बात कर रही है। ठीक है, इसमें हमारी लिबिडो जो होती है, लिबिडो जो हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें सेक्स, हंगर एंड थर्स्ट, क्योंकि जो हमारी क्या है जीवन के लिए, जीने के लिए ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनकी ये बात करता है। कि आपके पास जो है ये चीजें, अगर आपकी भूख प्यास अगर आपकी सेटिस्फाई है देन आप अपनी जी लाइफ को जो एक अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी में दिया हुआ है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को साथ साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों का ही जो है कंटेंट वो मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद है हमारा डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट जैसे कि नाम से पता है मृत्यु की प्रवृत्ति क्या है हमारी। ठीक है, जीवन प्रवृत्ति क्या है, मृत्यु प्रवृत्ति। इसका दूसरा नाम क्या है, थेनाटोस। देखिए आपको लिबिडो और थेनाटोस में कंफ्यूज नहीं होना है। लिबिडो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट के अंदर है और एक पॉजिटिव एनर्जी है, और थेनाटोस जो है जो हमारी डेथ इंस्टिंक्ट है यानी कि हमारी मृत्यु प्रवृत्ति के अंदर है, और ये क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी है। लोड एनर्जी होती है जो इस पर तरह के पर्सन के अंदर जो है ये डेथ इंस्टिंक्ट की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उनमें अंदर क्या होती है, ऊर्जा कम होती है, डिप्रेशन अवसाद रहता है, नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता ज्यादा रहती है। देयर इज नो लॉन्गर अ स्ट्रगल टू सर्वाइव बायोलॉजिकल नीड्स। वो कभी भी जो होती है ना अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष से समाप्त हो जाता है। वो कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं कि जैविक आवश्यकता क्या होती है हमारी, बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती है हमारी, हंगर, थर्स्ट। ठीक है, इन सभी की पूर्ति करनी, और इनको पूरा करने के लिए जो डेथ इंस्टिंक्ट की प्रवृत्ति जिस मनुष्य के अंदर ज्यादा होती है वो कभी भी जो है ज्यादा एफर्ट्स नहीं करता है, यानी कह सकते हैं इनको कि वो एक हार अपनी मान लेता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट के बाद जो हमारी डायनामिक ऑफ स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है वो है हमारी एंजाइटी। अब एंजाइटी जैसा कि नाम से ही पता है क्या है, एंजाइटी चिंता। अब हमें देखो एंजाइटी भी हमें एक ही तरह की एंजाइटी नहीं होती है। यहाँ पे जो है फ्राइड ने थ्री टाइप्स की ऑफ एंजाइटी दी है, थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइटी। अब वो कौन कौन सी एंजाइटी दी है, रियलिस्टिक एंजाइटी वास्तविक चिंता, न्यूरोटिक एंजाइटी यानी कि आपकी जो माइंड से रिलेटेड टेंशन जो होती है, न्यूरोटिक क्या होती है, रिलेटेड टू द माइंड, एंड मॉरल एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी आपकी जो नैतिक चिंता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रियलिस्टिक एंजाइटी क्या होती है, when you think about a real situation
रियल डेंजर, जब कभी हम किसी एक वास्तविक स्थिति के बारे में या वास्तविक खतरे के बारे में सोचते हैं, जैसे कि फायर, फ्लड, एक्सीडेंट, ठीक है, कि कहीं आग लग गई, कहीं कोई बाढ़ दुर्घटना हो गई, इस तरह के बारे में सोचते हैं, कि रियल चीजों के बारे में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल एंजाइटी। आपको पता होना चाहिए, रियल जैसा कि नाम से पता चलता है, तो रियल सिचुएशन के बारे में, वास्तविक सिचुएशन के बारे में होता है, उसे हम रियल एंजाइटी कहते हैं। दूसरी है हमारी न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स क्या होती है? डिपेंड ऑन द इड। देखिए मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, हमारा जो स्ट्रक्चर था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब देखिए इन्होंने कहा है ये किस पे डिपेंड करता है, जो इड हमारी थी वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर आधारित थी, कि मनुष्य को सुख सुविधाएं चाहिए, हर चीज में क्या होनी चाहिए, संतुष्टि चाहिए। ईगो किस पे आधारित थी हमारी? ईगो जो थी हमारी वो रियलिटी के ऊपर आधारित थी, कि वो रियलिटी को देखता हर चीज को। सुपर ईगो किस पे आधारित थी? ये हमारी कल्चर, ठीक है, गॉड विद इन मैन, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था, मॉरल वैल्यूज के बारे में सोचता, उस पर डिपेंडेंट थी। अब देखो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको न्यूरोटिक एंजाइटी को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो न्यूरोटिक जो एंजाइटी होती है ना हमारी, इड पे डिपेंड करती है। व्हेन ईगो डज नॉट कंट्रोल डिजायर्स, डज नॉट सेटिस्फाई इड, इट इज कॉल्ड द न्यूरोटिक एंजाइटी। इड वाला पर्सन जिसके अंदर इड का अपीयरेंस ज्यादा होता है, उसे हर चीज चाहिए होती है, चाहे आप कैसे भी लाओ, उसे हर सुविधा में चाहिए, उसे हर चीज में प्लेजर चाहिए, संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए, किसी कुछ भी करो आप, लेकिन जिस चीज से उसे खुशी मिलती है वो वही करता है। तो इन्होंने कहा है, और जो हमारी मानसिक गतिविधियां होती हैं, जो न्यूरोटिक एंजाइटी है, जो हमारी कह सकते हैं मानसिक चिंता है, वो डिपेंड करती है इड पे। अगर आप इड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये क्या है, ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना, एक इंसान जो साइकोलॉजिकली होकर के क्रिमिनल है, ठीक है भाई, साइकोलॉजी क्रिमिनल है, साइको पर्सन है, तो ये चीज तभी होती है जब उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। और इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ईगो। ईगो क्या करेगी? कंट्रोल करेगी इसकी डिजायर को, एंड अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी इसको, तो इससे क्या, न्यूरोटिक एंजाइटी उसको, यानी कि उसको मानसिक चिंता जो ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए ईगो का जो रोल होता है ना, वो ईगो का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बेचारे को इड को भी सेटिस्फाई करना होता है, और इसको जो है सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करना होता है। यानी कि ये मिड पॉइंट है, ईगो ही हमारी कह सकते हैं करता धरता है इस रोल में, कि इसको दोनों चीजों को सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो किसी भी मनुष्य के अंदर प्लेजर का ज्यादा एक्सेस होना, या कह सकते हैं अगर सुपर ईगो, यानी कि एक मनुष्य हमें हर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता ही नहीं है, वो भी ज्यादा होना, कहते हैं किसी भी चीज की एक्सेस होना वो भी खतरनाक होता है। और ये ईगो की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है मेंटेन्स या बैलेंस को बना के रखो। तो न्यूरोटिक एंजाइटी क्लियर। अब आती है हमारी मोरल एंजाइटी। मोरल एंजाइटी क्या है हमारी? नैतिक चिंता। जब आप सुपर ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो उसे क्या कहते हैं हम? मोरल एंजाइटी। यानी अगर सुपर ईगो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, भाई हम क्या है, हम धार्मिक हैं, ठीक है, हम दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और अगर हम यही करते रहे तो एक टाइम ऐसा जाएगा कि हम जो है इस संसार से बिल्कुल ही परे चले जाएंगे, हमें संसार की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी, चिंता ही नहीं, हम अपने आप में ही रहने लगेंगे, हम आत्मा परमात्मा में लीन होने लगेंगे। दोस्तों तो ईगो का ये काम है कि वो इनके बीच में एक बैलेंस का काम करे। आई होप आपको इतना क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा जो तीसरा पॉइंट है हमारी डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी का, वो है हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ईगो एक अहम रक्षा तंत्र क्या होता है? देखिए ये एक इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट, एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी, एडजस्टमेंट विद योर फैमिली, मतलब एक मनुष्य का समायोजन किस तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हो। डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो अनकॉन्शियसली होता है, कभी भी ये जो है कॉन्शियसली नहीं होता है, अनकॉन्शियसली अचेतन रूप से ये होता है। ये क्वेश्चंस बार बार आता है। एक तो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट होती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, और हमेशा क्या होती है? अनकॉन्शियसली, यानी कि अचेतन रूप में ही होती है, ठीक है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये कुछ समय के लिए जो होता है ना, व्यक्ति का जो भय होता है, जो डर होता है, उसको दूर करता है। यानी कि सपोज कीजिए कि आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते थे बट आप नहीं बन पाए, देन आपने दूसरा रास्ता अपना लिया, ठीक है,
दूसरा रास्ता आप क्या बन गए, टीचर की जगह पे आपने कोई और प्रोफेशन को चूज कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या था, अगर आप वो नहीं बन पा रहे हैं पर दूसरा चल लिया, आपके पास सब्स्टिट्यूट हो गया ना करने के लिए। तो यह क्या कहता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है अचेतन रूप से जो है हमारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और रियलिटी को एक कुछ समय के लिए भुला करके हमें ठीक होकर देता है। यानी अगर देखिए हर पर्सन के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म जो है पाया जाता है। अब आप डिफेंस मैकेनिज्म का जो है ये काफी एक बड़ा चैप्टर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बस मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है कि डिफेंस मैकेनिक एक इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट है और अनकॉन्शियसली ये पाया जाता है, कुछ समय के लिए रियलिटी को भुला करके हमें ठीक कर देता है। यानी कह सकते हैं हमारे जो मानसिक जो मेंटल जो रियलिटी है उसको हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और फिर हम बिल्कुल ठीक फील करते हैं कि हाँ ठीक है जो हो गया सो हो गया है। तो यानी रियलिटी को कुछ समय का भुला करके जो जो रियलिटी हमें दुख देती है, जिन रियलिटी से हम जो है मेंटली जो है अपसेट फील करते हैं, उसको बुलाने का काम करता है। तो इको डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारी ये काफी सारे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो वन बाय वन आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फलाना पर्सन जो है उस डिफेंस मैकेनिज्म से जो है ये क्या है, अफेक्टेड है। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमारी बहुत मेहनत होती है कंटेंट को रेडी करने में कि आप लोग अकॉर्डिंग हो। और ये जो कंटेंट है ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एंड नेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीजीडीसी का हो, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो सीडीपी है, उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू।